आज के शो में नैब में मशकूक अफसरान की तैनाती, कौम को लूटने का प्लान तैयार। नैब के अंदर एहतसाब का निजाम जानबूझकर तबाह कर दिया गया। खातून एजुकेशन अफसर नीलोफर अली ने महकमा तालीम सिंध को बेच डाला, निसार खोड़ो सोते रह गए। नीलोफर अली करप्शन स्कैंडल की दौड़ में सबसे आगे। नेशनल बैंक की जानिब से कर्ज देकर वापस ना लेने की अनोखी रिवायत। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक और सनसनीखेज इंकशाफात के साथ मैं हूं सैफान खान। समय पहले बात करते हैं कुछ नैब की। नैब के अंदर गैर कानूनी तैनातियां हुई और यह भी कोई एक दो नहीं, तकरीबन 100 अफराद को एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे तैनात कर दिया गया। फायदा क्या हुआ, किस शख्सियात को, किन सियासी शख्सियात को नैब की जो इस पर अपॉइंटमेंट हुई इलीगल, उससे फायदा पहुंचा, ये बेनकाब आज के प्रोग्राम में समय पहले करेंगे। बड़े बड़े नाम आएंगे आज सामने, बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे जो हमारे शोज में, जिनके बारे में हम पसे पर्दा हकायक अवाम के सामने, आपके सामने रखेंगे। तो अपने दिल थाम के सुनते रहिएगा जो आज तफसीलात पहले प्रोग्राम में पेश करते हैं। नैब के अंदर नैब के चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, उनकी अपॉइंटमेंट शुरू से मुतनाज़ा रही, लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने किन किन को फायदा पहुंचाया, या फिर जो 100 से जायद एडिशनल डायरेक्टर्स नैब में तैनात हुए, उन्होंने किस किस को फायदा पहुंचाया, ये डिटेल्स बताएंगे। और हम क्यों कह रहे हैं कि इलीगल और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नैब के अंदर हुई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। स्टार्ट करते हैं पहले, समय पहले कि मैं आपको ये जो इंकशाफात हैं इसके बारे में आपको अपने पैनल की तरफ लेके जाऊं, कुछ हकायक सामने रखता चलूं। मिसाल के तौर पे एक सियासतदान, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप सामने देखेंगे खुर्शीद शाह साहब के बारे में, जो इन्वेस्टिगेशंस खुर्शीद शाह साहब के बारे में पीपल्स पार्टी के जो सीनियर तरीन रहनुमा है नैब की इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने करी। ये जो इस पर तहकीकात हुई 2007 में हुई, 2008 में हुई, और 2007 की तहकीकात में कहा गया कि तकरीबन 36 मिलियन उनकी जायदाद बनती है। उनके कुछ अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त नैब को नहीं मिल सकी। और फिर 2008 में तहकीकात हुई तो कहा गया तकरीबन 14.5 मिलियन का एक अकाउंट है। ये जो इस वक्त रिपोर्ट है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ये देखें जरा। इसमें एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम 1997 टू 1999, फ्रॉम 85 टू 89, और इस तरह से 2002 टू 2006 खुर्शीद शाह साहब के तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रखी गई। 2012 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवाई गई और उसमें खुर्शीद शाह साहब को क्लीन चिट दे दी गई। कहा गया इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन 2007 और 8 के दौरान जब तहकीकात हुई तो नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने और नैब के कोर्ट, एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने भी कहा कि वो इतने मजबूत और ठोस इल्जामात थे कि उस बुनियाद के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकती थी खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ। लेकिन खुर्शीद शाह साहब के जो किस्मत कह लें या फिर उनके जो इस पर सियासी रवाबित के नैब जो है इस पर, क्योंकि 2013 के अंदर, जब अक्टूबर 2013 के अंदर यह कहा गया कि नैब के चेयरमैन जब आए नए, तो कहा गया कि 2 ऐसे केसेस करप्शन के खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ हैं जिनको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, यानी तहकीकात का आगाज नए सिरे से किया जाएगा। 2012 के अंदर उनको रिट कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2013 के अंदर उन तहकीकात का आगाज दोबारा से नए सिरे से कहा गया कि किया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ? नैब क्यों सोती रही? नैब के अंदर कितने अफसरान गैर कानूनी हैं? नैब किस किस को फायदा पहुंचा रही है? क्या बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनको नैब फायदा पहुंचा रही है? ये मेरे जहन में सवालात हैं, ये आपके जहन में सवालात हैं। जब पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि इस पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, तो जो इदारा एहतसाब के लिए बना है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है। ये हम शो में बता रहे हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। इस पर आपको मैं आपको लेके चलता हूं लाहौर में पिटिशनर जिन्होंने नैब के खिलाफ पिटिशन दायर की है और मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब। कुछ डिटेल्स इनके पास भी हैं, इनसे हम जानते हैं। लाहौर स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर मुझे ये बताएं समय पहले तो कि नैब के चेयरमैन ने किस किस को फायदा पहुंचाया। मैं पहले उनसे स्टार्ट करना चाह रहा हूं। खुर्शीद शाह साहब का नाम सुनते हैं, दीगर लोगों के नाम सुनते हैं, केसेस है जिनके ऊपर, जिनके नैब ने कुछ नहीं किया। कौन कौन अफसरान है जो फायदेमंद, जो जिनको हुआ है इस वक्त नैब के नए चेयरमैन से, ये बताएं नकवी साहब। मेजर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान जी, जो पहले नवाज शरीफ के दौर में उनके एडीसी थे, उनकी तकर्री जो है वो टोटल इलीगल इसलिए की गई। ये नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह की
मुका है और मुका करके इनकी चेयरमैन तकर्रुरी इसलिए की गई कि अपने केसेस को टोटल तौर पर दबाया जाए, उठाया नहीं जाए और माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह से खाया जाए और मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए पॉलिटिकल तौर पर मेजर रिटायर कमरुज़्ज़मा की तकर्रुरी की गई। अच्छा, मेजर रिटायर कमरुज़्ज़मा, नकवी साहब, ये आप किस मैं तरह कह रहे खास हैं बात ये भी बताऊं, किस तरह कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब को जो आप कह रहे हैं डायरेक्टर जनरल लैब लाहौर, नकवी साहब किस तरह कह रहे हैं, कौन सा केस है जो इस पर रोका गया है जिसको नहीं बोला अहमद जी, जो आर्मी में थे और दौरान ट्रेनिंग बदफेली के केस में उन पर कोर्ट मार्शल हुआ। कमरुज़्ज़मा को साबित हो गया कि इस शख्स को बदफेली में कोर्ट मार्शल हुआ था, उसके बावजूद आज तक हसनैन अहमद डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर थे। अब वो डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन इस्लामाबाद नैब इदारे में मौजूद है और उनको अब ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। जब इस इदारे का ये हाल होगा, मैं तो साफ तौर पे ये कहूंगा कि नैब चेयरमैन की जो तकर्रुरी हुई है वो मुका के अलावा ये नैब इदारा कोई ये कहता है कि ये सियासी नहीं, तो मैं हल्फिया कहता हूं ये सियासी पार्टी की हैसियत से इदारा नैब है। उसके बाद जान छोड़ दी जाती या इदारा नैब उस मुलजिम को, उस करप्शन करने वाले को पहले कहता है कि देखो हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है, लिहाजा इस मुल्क से वापस चले जाओ। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई केस आप बनता है या कोई पिटीशन दायर होती है तो हम कह देंगे कि सर ये शख्स मुल्क में नहीं है, ताकि तुम्हारी जान बचे और हमारा भी माली फायदा हो। मेरा सवाल यह है हुकूमत से कि मेजर रिटायर कमरुज़्ज़मा की तहकीकात की जाए कि कमरुज़्ज़मा सरकारी सीट पर आने से पहले क्या थे और आज क्या है, और इससे पहले कितना माल कमाया, क्या क्या जायदाद बनाई, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए पूछने वाला नहीं कि जिसने तकर्रुर की उसके ऊपर भी केस, जिसने तकर्रुरी कराने के लिए सिफारिश की उस पे भी केस। तो घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में पिटीशन मूव की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पे पिटीशन मूव की थी। इस पे बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौकिफ इख्तियार करती है। इस नैब के चेयरमैन अगर इस वक्त सियासी फवायद कुछ लोगों को पहुंचा रहे हैं और इसी तरह से नैब के अंदर कुछ गैर कानूनी तैनातियां हुई हैं, तो पीटीआई ने मूव किया था, क्या फॉलोअप है उनकी तरफ से इस बारे में? अली जैदी साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई के मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची से। अली जैदी साहब, आप लोग क्या इस वक्त आपने मूव की पिटीशन कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के खिलाफ, फिर खुर्शीद शाह साहब भी उसमें मेंबर, उसमें एज अ पार्टी सामने आ गए, अब क्या लेटेस्ट है आपकी जानिब से? क्या आप भूल गए इस मामले को या आपने कोई फॉलोअप किया इस मामले पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूले। पहले तरह इसका बैकग्राउंड भी समझ लें कि जो उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, ये उसमें लिखा था कि ट्रेजरी ब्रांचेस और ऑपोजिशन हेड का दोनों मिलके जो है वो नैब के चेयरमैन को सेलेक्ट करेंगे। अब बात यह है कि जो दोनों बैठे हुए हैं ट्रेजरी ब्रांचेस में, मियां साहब भी और उनके आगे पीछे भी, और खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन के, उन दोनों के ऊपर नैब के केसेस हैं। अब उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज बंदे को नैब का चेयरमैन बना दिया है। जब आप एक कॉम्प्रोमाइज बंदे को बना देते हैं नैब का चेयरमैन, तो वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज ही करेगा। उसने अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला तो करना कोई नहीं है, उसने आगे दोनों तरफ फेवर देने हैं। सो कहने का मकसद ये कि वो जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डिलीवर्ड एज वेल, राइट। लेकिन आपने जब शुरू ही एक कंट्रोवर्शियल बंदे को बना दिया, तो आगे वो ये तो हमें पता है। इस मौके के बारे में अली जैदी साहब, इस मौके के बारे में हमें पता है, क्लियर है, लेकिन आपने ये पस मंजर तो अच्छा बयान किया। आप क्या फॉलोअप कर रहे हैं सिलसिले में? आवाम ये जानना चाहती है। आपने मूव की थी पिटीशन, आप इंसाफ की बात करते हैं, आपका स्टेटस क्या है इस वक्त इस मामले के ऊपर? क्योंकि एहतसाब की कमी है इस मुल्क में। हमने ही पिटीशन मूव की थी और अब हम क्योंकि वापस जुडिशियल कमीशन बनने के बाद वापस असेंबली में आ गए, तो इंशाल्लाह जो हमारे असेंबली में मेंबरान हैं वो उसको जरूर टेकअप करेंगे, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। नहीं, इंशाल्लाह तो सर करेंगे, लेकिन अभी तो मैं असेंबली में आ गए तो 4 दिन में नहीं, लेकिन और बहुत जल्द करेंगे, ये अगले 2-3 दिन में होगा। क्योंकि इस वक्त मैं
क्योंकि मैं इस वक्त पूरा NA 246 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। कराची में आपको पता है बहुत बड़ा बाई इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख है सबसे बड़ा। देयरफॉर मैं इस वक्त जो इस्लामाबाद में कोर कमेटी के इजलास है वो भी शायद मैं अटेंड नहीं कर सक रहा, इसलिए कि मैंने सारा टाइम यहां लग जाता है। लेकिन ये जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे हैं इसको पार्लियामेंट में 100% और बहुत इन द नेक्स्ट 2-3 डेज इसको टेकअप करेंगे। अच्छा, ये जो गैर कानूनी तैनातियां नैब के अंदर है, इस पे कोर्ट भी रिमार्क्स दे रही है साहब, आपकी पार्टी में या कोर कमेटी में आप लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह नैब के अंदर इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं? एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आप कह रहे हैं मुकमुका, चले वो ठीक है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हुई हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी? देखिए, नैब की तो बात आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि आपका शो शायद आज नैब पे मैं तो अभी ज्वाइन किया है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट बेस पे तो है ही नहीं, किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी में नहीं है। और जो अगर खड़ा होता है सच के ऊपर और कहता है कि जी इलीगल है या वो गलत काम नहीं करता, उसका आप ट्रांसफर कर देते हैं। वो नादरा चेयरमैन जो है बेचारा वो बाहर चला गया, ये वो एग्जाम्पल है। देयरफॉर अब वो जो एसपी था, SSP जो इस्लामाबाद का, जिन्होंने कहा कि मैं गैर कानूनी अटैक नहीं हूं, आपने उसको भी फारिग कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि ये तो पूरी आवाम देख रही है और आपका मीडिया जो है, मीडिया की आंख, कैमरे की आंख झूठ बोलती नहीं। देयरफॉर जो इस मुल्क में गलत काम हो रहा है वो सारा मीडिया दिखा देता है। तो इनको भी हुक्मरान जो है इनको ख्याल करना चाहिए कि ये वापस इलेक्शनों पे जाएंगे और इंशाल्लाह अब ये ठप्पे वाला इलेक्शन चलेगा नहीं बेईमानी का। सही। तो फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने वोटर्स को कि इन्होंने जो जिस चीज के लिए इलेक्ट हुए थे कि जी करप्शन खत्म करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, एक तो चीज की नहीं, ना आवाम की खिदमत हो रही है और करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आपने मौकिफ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है इस पर, यह आपने सुना। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो बताऊंगा कि सूबे सिंध के अंदर महकमे तालीम को एक खातून ने, जी हां, एक खातून ने लूट लिया, बेच डाला। किस तरह बेच डाला, ये विद डॉक्यूमेंट्स, विद एविडेंस आप जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। बात करेंगे महकमे सिंध के महकमे तालीम की सिंध हुकूमत के। यहां पर करप्शन हुई और करप्शन भी कोई छोटी मोटी नहीं। एक खातून अफसर ने, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थी, करोड़ों रुपए इस पर स्कूलों से लूटा, इस पर स्टूडेंट से लूटा। किस तरह लूटा, इस पर बाकायदा एक मुकदमा कायम हुआ एंटी करप्शन की जानिब से। एजाज अब्बासी साहब ने तहकीकात करी, उन्होंने हमसे बात भी की फोन पे, खुद वो आए नहीं, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें इस पर हमें फराम जरूर करी। एंटी करप्शन की जानिब से नीलोफर अली नामी इस खातून के बारे में सारे इंकशाफात रखे गए, जो निसार खोड़ो साहब की आंखों के सामने हुआ। और जिस तरह यह रिपोर्ट हुआ उसमें कहा गया कि साबिक सूबाई वजीर तालीम पीर मजरुल हक साहब की चहीती थी, ये भी कहा गया इसमें। साथ साथ ये खातून जो थी, इन्होंने इस पोस्ट पर रहकर अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल करके तकरीबन 4 करोड़ रुपए तो SMC फंड स्कूलों की मद में ले लिया। 224 स्कूल इनके अंडर थे, इन्होंने 4 करोड़ रुपए स्कूलों से बटोर लिया। इसके बाद इन्होंने स्टूडेंट से, जो 7वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनसे 150 रुपए एक फीस चार्ज करके पैसे इकट्ठे किए। बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन किए। पिटिशन भी मूव हो चुकी हैं, इन पे बातें भी बड़ी हुई हैं। और इस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, जो कुछ आपको इसके बारे में इंकशाफात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो खुद जो है एक समाजी रुकन भी हैं। अब्दुल रहमान साहब, ये जो पूरा माजरा है ये आखिर है क्या? ये नीलोफर अली खातून जो है, इन्होंने किस तरह महकमे सिंध को, जो इसका तालीम का महकमा है, इसको बेच डाला है? ये जो हमने बात की है, किस तरह किया है इन्होंने, ये मुझे बताएं जरा। सैफान साहब, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने ये बड़ा अहम मौजू, क्योंकि ये आवाम से मुताल्लिक है, आने वाली नस्ल से मुताल्लिक है, कौम की तरक्की का ज़रिया तालीम होता है, वो जो तबाह हो रहा है उसके ऊपर आपने ये प्रोग्राम किया है और हमें मौका दिया है कि हम हकीकत हाल आपके सामने रखें। एजुकेशन में हर छोटा बड़ा अफसर मुलविस है। इसमें मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा जिनका कि हमारे पास काफ़ी मवाद भी है। नीलोफर साहिबा हैं, उन्होंने यहाँ इंटीरियर से जब DO बनी है उस वक्त से करप्शन उन्होंने शुरू किया हुआ था। उसके बाद जब वहाँ पे भी इन्होंने लीव वैकेंसी पे अपॉइंटमेंट करके उनकी तनख्वाहें खाई, फिर कुछ टीचरों की तनख्वाहें खाई जिस पर एजिटेशन भी हुआ। उसकी बुनियाद पर उनको ट्रांसफ़र जो है ना कराची किया गया। हार्डवेयर में ये रही तो वहाँ पर भी इन्होंने करप्शन किया। फिर गुलशन इकबाल में जब आई
वहाँ भी करप्शन किया और एंटी करप्शन में उनके खिलाफ केस भी किया। जूनियर मोस्ट होने के बावजूद सीनियर को 19 ग्रेड वालों को डीओ नहीं बनाया गया, इनको खुसूसी तौर पर डीओ फीमेल बना दिया गया। ये सब कुछ होता रहा और ये लूटती रही एजुकेशन के नाम पर पूरे मुल्क की, यहाँ के सिंध के अवाम को, बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं था। इंतहाई शर्मनाक है असातिज़ा के लिए। इन्होंने वहाँ पर आते के साथ ही ईडी के नाम पर 2-2 हज़ार वसूल किए, फिर उनकी एसी ख़राब हो गई तो उसके 4-4 हज़ार उन्होंने वसूल किए, फिर उन्होंने यहाँ पर मीना बाज़ार लगा लिया तो 5,000 रुपये पर स्कूल, यानी 2,000 रुपये पर स्कूल ले रहे हैं वो फीमेल के स्कूल और ईदी के नाम पे 5,000 रुपये फ़ी स्कूल उन्होंने लिया। जब यहाँ पर क्या नाम है मीना बाज़ार लगाया, वहाँ मीना बाज़ार के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों को हायर किया। इसमें कोई इस वक्त ये सब जब हो रहा था तो कोई पूछने वाला नहीं था। इस वक्त रहमान साहब कोई पूछने वाला नहीं था। ये सब कुछ जब हो रहा था, वजीर भी सो रहे थे, सब सो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था जब ये लूट रही थी कौम को, कौम के बच्चों को, तालीम को और असातिज़ा को। उन कंपनियों से उनसे क्या ना लाखों रुपए उनको मिले, वो कहाँ चले गए। फिर एक और जरिया उन्होंने निकाला कि 6ठी से लेके 8वीं तक के इम्तिहान खुद लिया, जबकि इससे पहले कभी भी किसी डिपार्टमेंट नहीं ले सके। जब इम्तिहानात हो रहे थे तो पर्चे आउट होना शुरू हो गए। जो पर्चे बनाए गए वो असातिज़ा के बजाय वहाँ के मुलाजमीन ने बनाए, बगैर किसी ऑफिसर के क्या नहीं इजाज़त के, किसी भी से पूछने बगैर वो ऑफिस अपने उठा के लेफ्टन ले गई। डायरेक्टर वहाब अब्बासी ने इनके खिलाफ इंक्वायरी की और रिपोर्ट सेक्रेटरी को दी। तो सेक्रेटरी साहब ने जो है डायरेक्टर के को हुक्म दिया कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। अच्छा रहमान साहब, एक पिटीशन आपने मूव की है और वो है पीर मजलुक साहब के बारे में। उनकी जो वजारत तालीम थी सूबाई पिछले दौर में, मैंने भी इस पर अवाम के सामने हकायक रखे थे। एक नहीं, दो नहीं, 13,000 लोगों को इस पर गैर कानूनी तैनात किया गया सिंध के अंदर महकमा तालीम में, रिश्वतें देके। एक आदमी से 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वतें ली गई हैं। और ये सनसनी जो इंकशाफात सनसनी खेज हमने किए भी प्रोग्राम है, आपने इस पर पिटीशन मूव की है, इसकी तफसीलात क्या है जरा बताएं हमें। 2013 में हमने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट के अंदर कि जो इन्होंने 8,000 अपॉइंटमेंट कराची डिस्ट्रिक्ट में किया है वो नाजायज़ है, क्योंकि 1974 के रूल्स सिविल सर्वेंट रूल्स गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट रूल्स के मुताबिक रीजनल पोस्टें होती है 1 से 15 तक की। तो इन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ला के 8,000 जो है अपॉइंटमेंट किए थे, जिनके अक्सरियत के जो है पीआरसी गलत है, जाली है, डोमिसाइल जाली है और उनकी असनाद भी अक्सरियत की जाली थी। बड़ी इस पर दास्तानें हैं करप्शन की जो आप सुनेंगे हमारे प्रोग्राम में। बेनकाब करेंगे इन सारे चेहरों को। एक अवाम की राय जानते हैं कि अब हम कह रहे हैं जी तालीम के शोबे के साथ खिलवाड़ हुआ और बड़े पैमाने पे खिलवाड़ हुआ, इस पर लूटा गया, तो अवाम इस पर क्या कहती है ये जरा सुने, जाने। अवाम से हमने पूछा उनकी राय क्या। जब महकमा तालीम सिंध को लूटा जा रहा था, अवाम क्या कहती है इस पर। तालीम स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, और तालीम स्टैंडर्ड्स तब होंगे जब हमारे पास बाकायदा एक मेरिट पे भर्तियाँ होंगी, ठीक है, करप्शन फ्री हमारा निज़ाम होगा, तालीम का निज़ाम होगा। तालीम का तो मेयार पाकिस्तान में बेपनाह गिरता चला जा रहा है और उसकी वजूहात हैं हमारी पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर्स और ये जितनी हुकूमतें हैं। हमारे साबिक वजीर हैं, उन्होंने जो करप्शन किया है सबको पता है, मीडिया सबके सामने ले आता है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में कुछ छुपा हो, लेकिन जो हमारे अभी के जो चल रहे हैं निसार खोड़ो साहब, उनको भी मालूम है। हमारे यहाँ अगर तालीम में करप्शन होता है तो हमारे वज़रा उनके अंदर मुलविस होते हैं और वो उनके कारिंदे इस मुल्क में करप्शन करके उन तक पहुंचाते हैं। आपने सुना अवाम की राय, और ये करप्शन हो रही थी सूबे सिंध में महकमे तालीम के साथ, और एक दो नहीं है, बड़े पैमाने पे अफसरान की तैनाती हो या फिर नीलोफर साहिबा जिन्होंने बड़े पैमाने पे लूटमार की, बड़े पैमाने पे उन्होंने लूटमार करी। मैं कुछ आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। एक कुछ महीनों पहले की ये स्कैंडल है, लेकिन इस पे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और पार्लियामानी कमेटी मुरत्तब की गई थी। नेशनल बैंक इस पर ढाका ब्रांच के अंदर स्कैम हुआ था। ये ढाका ब्रांच के अंदर आप लोग कर्ज अब किसी से लेते हैं तो सिक्योरिटी रखी जाती है, कुछ सिक्योरिटी होती है। विदाउट सिक्योरिटी तकरीबन 52 कंपनियों को कर्जा जारी किया गया और इससे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 17 अरब रुपए के लॉसेज हुए, 17 अरब से ज्यादा के लॉसेज हुए।
और इस सिलसिले में जब इस पर मामलात आगे बढ़े तो फिर बाकायदा पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की भी एक झेली कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में इस पर फाइनेंस कमेटी के अंदर, जिसको कैसर अहमद शेख साहब ने हेड किया, और एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कहा गया कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये 17.5 अरब रुपए की करप्शन हुई है और तकरीबन 61 अफसरान मुलव्विस हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस करप्शन के अंदर, और उनके खिलाफ बाकायदा नैब के तहत कार्रवाई का आगाज किया जाए, ये इस पर जो है कहा गया। तो इस सिलसिले में इस पर जो है वो कैसर अहमद शेख साहब ने ये इस पर तैयार की है स्टोरी और ये पूरी रिपोर्ट तैयार करी, और हम कोशिश हमारी उनसे बात भी हुई इस प्रोग्राम से पहले, उन्होंने हमें इसकी मंदरजा झेल और उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो भी फराम करी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये है कि नैब जो है इस पर उसको कहा गया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करे और तहकीकात करे बाकायदा, जिस सिलसिले में उसने वजारत खारजा को भी खत लिख दिया है। अब इस पूरे सिलसिले में ये बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, तकरीबन 17.5 अरब रुपए का स्कैंडल है जो हमारे सामने आ चुका है। नेशनल बैंक के इस स्कैंडल के बावजूद और इस रिपोर्ट के आने के बावजूद अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर ये मुझे बताएं कि ये आपने रिपोर्ट बनाई, इस रिपोर्ट से बनने से लेकर आज तक जो हुआ, क्या कोई कार्रवाई हुई नेशनल बैंक के खिलाफ, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई कैसर साहब? जी मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कोई कार्रवाई हुई हो, पर उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने नेशनल बैंक ने हमें कहा था कि हर 10 दिन में वो हमें रिपोर्ट देंगे, तो अभी तक हम, क्योंकि वो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक हमारे पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई हमने जो रिकमेंडेशन की है उस पर क्या अमल हुआ है, क्योंकि वो तो हमने उनके पूरे लेकिन ये हम कह सकते हैं कैसा साहब कि ये पूरा मामला जो है सर खाने के नजर हो गया, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 दिन बाद उन्हें आपको रिपोर्ट करना था। सर आप तो महीने गुजर गए, 10 दिन बाद तो 10 दिन हो जाते, वो तो आ जाती अगर आपको रिपोर्ट करते, और वो रिपोर्ट क्या करना था उन्हें, आपको क्या बताना था 10 दिन बाद? देखिए बात ये थी कि हमने रिकमेंड किया था कि नैब को ये सारा केसेस दें, जितने भी जो इन्वॉल्व थे ना, जो लोग जिनके ऊपर इन्होंने इंक्वायरी की है, वो इंक्वायरी पूरी उनको बताएं कि ये उसका रिजल्ट आया है और वो नैब को रेफर करें। और उनका ये कहना था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इससे मुबर्रा हैं, वो जो है ना, उनको किसी ने लीगल एडवाइस दी थी कि वो उसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती या उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया जा सकता। हमने उनको कहा है कि कॉम्पिटेंट लीगल एडवाइजर को दोबारा रेफर करें ताकि वो हमें बताए। हम नहीं मान सकते कि किस तरह मुबर्रा है, कोई भी अफसर जो कैसे मुबर्रा हो सकता है, क्योंकि ये तो अकाउंटेबल है। इतना बड़ा नेशनल लॉस हुआ है, 20-21 अरब रुपए का नुकसान है, और ये ग्रास नेग्लिजेंस हुई है, और बिल्कुल किसी किस्म के जो भी उसके ट्रिगर्स मिले थे, जो उन्होंने कहा था कि ये तो शफाफियत पर फाइनेंशियल सेक्टर तो वैसे ही कहते हैं इन्वेस्टर बड़ा रिस्क अवर्स होता है, और जब आप इतना बड़ा धब्बा लग जाए आपके फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर और आप कह रहे हैं कि ताउन भी नहीं हुआ जा रहा है इस पर, तो कौन कार्रवाई, यानी आपकी तो हुकूमत भी, आप नून लीग से हैं सर, आपकी हुकूमत भी है, ये किस तरह से आप मेंटेन करेंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड अगर बैंकिंग सेक्टर में हो जाए तो आगे इन्वेस्टर्स को, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बैंक्स की आजकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जब इतना बड़ा स्कैंडल एक बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक में होगा तो फिर आप लोग किस तरह से आगे इन्वेस्टर्स को बोलेंगे जी कि हाँ हमारे बैंक बड़े अच्छे हैं, हमारा सेक्टर बड़ा अच्छा है और बड़ा शफाफ और ट्रांसपेरेंट है, ये किस तरह कहेंगे आप? जी आपने दुरुस्त कहा, इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए हम ऐसे जाने नहीं देंगे, आपने सही कहा, ये हमारी हुकूमत में, देखिए ये पिछले 10-12 साल का मामला है, आज का मामला नहीं है, ये हमारी हुकूमत ने उठाया, इससे पहले तो ये मामला सर खाने में पड़ा हुआ था। तो ये ना कि ये, क्योंकि हमारी हुकूमत बड़ी विजिलेंट है इस पे, हम इसका एक्शन लेंगे। ये ठीक है कि अगर 15-20 दिन उन्होंने ज्यादा निकाल दिए, हम दोबारा उनके राब्ते में हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें इनकी रिपोर्ट भिजवाएं, और उसका इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको हम इसकी तह तक पहुंच के बाकायदा जो भी इसका ठीक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम नैब को रेफर कर रहे हैं और नैब में ये केस पूरा डिटेल से चलेगा। और जो भी सर कैसे साहब, मैं अगर सही कह रहा हूं, आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि नैब को मामला रेफर किया जाए, उस वक्त आपने रिकमेंड किया था, और रिपोर्ट लिखे हुए भी कई माह गुजर गए, तो अब तक नैब को रेफर हुआ ही नहीं, या फिर ये हो चुका है नैब की स्टेज में? जी हम देखिए, हम नैब को रेफर नहीं कर, पहले देखिए, पहले हमने नेशनल बैंक को ये कहा कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं। नेशनल बैंक की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको हमने कहा कि ये मामला हमने चेक कर लिया है, ये मामला आपने भी चेक कर लिया है, तो ये इसमें ग्रास इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो नेशनल बैंक को हमने रिकमेंड किया है कि वो नैब को ये करे।
तो ये उसका प्रोसेस जारी है, बोर्ड की परमिशन उन्होंने लेनी होती है, कुछ ना कुछ टाइम, ये इतना 10, 12, 13 साल का किस्सा है। कोई आप ये सही कह रहे हैं। सही है। 2004 से सर 2004 से 2013 तक का पूरा ये स्कैंडल है जो तकरीबन ये अरबों रुपए की कहानी है। तो इसमें कैसे साहब आप यहाँ पे हमें, अब जब हमारे साथ हैं तो आप कोई आपने अपना काम किया, आपने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बड़ी अच्छी बनाई, आपने नेशनल बैंक को बोल दिया, आगे कर दिया सर कोई जी। आप हमें इस प्लेटफॉर्म से सर ये बता सकते हैं कि हम ये अश्योरेंस अवाम को हो कि हाँ इतने बड़े स्कैंडल के जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे होंगे या नहीं होंगे? देखिए, बात यह है कि हमने रिपोर्ट बनाई, हमने खुद इंक्वायरी की, हमने महसूस किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। नेशनल बैंक ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को एडहायर करना था नहीं किए, बिल्कुल उन्होंने तवज्जो नहीं की, ये हमने रिपोर्ट में अपना दिया है। फिर हमने नेशनल बैंक को ये कहा है कि आप क्योंकि अब नई मैनेजमेंट है जो अभी इंक्वायरी कर रही है नेशनल बैंक के अपने ऑफिसर्स की, हमने कहा जिन बंदों को आपने शोकाज देखिए, उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा, उनको शोकाज भेजे गए हैं, उनसे जवाब तलबी हो रही है, वो कानूनी चीजें हैं ना, ये 15 साल का किस्सा है। और हमने तो रिकमेंड करके इनको नेशनल बैंक को अपनी तरफ से डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि आप पूरी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब इंक्वायरी कमेटी के हेड हैं जो बता रहे थे नेशनल बैंक के अंदर आखिर माजरा क्या हुआ, और माजरा 1-2 करोड़ या 1-2 अरब का नहीं, अरबों रुपए का माजरा था। अगर आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, आला इख्तिदारों तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, कोई आपके पास बात है तो हमें जरूर लिखिएगा। अब तक देखते रहेगा।